अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ती और गिरती रहती हैं तो पेट्रोल सिर्फ बढ़ता ही क्यों नजर आता है? क्या पेट्रोल की कीमत वाकई सिर्फ क्रूड ऑयल डिसाइड करता है या ओगरा और गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होता है? लाइट, हैवी, स्वीट और सोर क्रूड का पेट्रोल की प्राइस और यील्ड से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान अपनी ऑयल और पेट्रोल की कितनी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पर रखता है और इसका नुकसान क्या है? एक्स रिफाइनरी प्राइस और पंप प्राइस के दरमियान 100 रुपए का फर्क क्यों होता है? पेट्रोलियम लेवी, कस्टम ड्यूटी और इनलैंड फ्रीट इक्वलाइजेशन मार्जिन जैसे चार्जेस आखिर किस लिए लिए जाते हैं? जब सेल्स टैक्स जीरो है तो पेट्रोल फिर भी इतना महंगा क्यों है? डीजल महंगा होने से महंगाई और इकोनॉमी पर इतना ज्यादा असर क्यों पड़ता है? क्या पेट्रोल की कीमत कम करना गवर्नमेंट के इख्तियार में है या फिर यह सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट का खेल है? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जब पेट्रोल महंगा होता है, गवर्नमेंट सिर्फ एक जुमला बोलकर बात खत्म कर देती है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं। लेकिन अगर ये पूरी सच्चाई होती तो फिर सवाल यह है कि जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिरती हैं, पेट्रोल उतना ही सस्ता क्यों नहीं होता? असल में पेट्रोल की प्राइस सिर्फ इंटरनेशनल ऑयल मार्केट डिसाइड नहीं करती, बल्कि यह सिर्फ बेस प्राइस सेट करती है। इसके बाद इंपोर्ट कॉस्ट, एक्सचेंज रेट्स, लेवी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ओएमसीज और डीलर मार्जिन को कंबाइन करके ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस कैलकुलेट करती है। सबसे पहले हमें यह बात समझनी चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ क्रूड ऑयल ही ट्रेड नहीं होता, बल्कि पेट्रोल और डीजल जैसे रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी एक्टिवली बाय और सेल किए जाते हैं। इसके बावजूद इन तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग का बुनियादी रेफरेंस हमेशा क्रूड ऑयल ही रहता है। क्रूड ऑयल को उसकी डेंसिटी की बेसिस पर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है: लाइट क्रूड, मीडियम क्रूड, हैवी क्रूड। जिन क्रूड की डेंसिटी 850 kg पर मीटर क्यूब से कम होती है उनको लाइट क्रूड कहते हैं, और लाइट क्रूड में पेट्रोल और डीजल की यील्ड ज़्यादा होती है। इसी तरह मीडियम क्रूड की डेंसिटी 850 to 880 kg पर मीटर क्यूब तक वेरिएट करती है, और हैवी क्रूड की डेंसिटी 880 kg पर मीटर क्यूब या इससे ज़्यादा होती है। मीडियम और हैवी क्रूड में फर्नेस ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। लाइट, मीडियम और हैवी क्रूड 2 किस्म के हो सकते हैं: स्वीट या सोर। स्वीट क्रूड में सल्फर कंटेंट 0.5% से कम होता है, जबकि सोर क्रूड में सल्फर कंटेंट 0.5% से ज़्यादा होता है। दोनों की टाइप्स अपनी जगह इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होती हैं, लेकिन स्वीट क्रूड को रिफाइन करना कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि सोर क्रूड में सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो रिफाइनिंग प्रोसेस को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली बना देती है। इसीलिए रिफाइनरीज हमेशा लाइट स्वीट क्रूड्स को प्रेफर करती हैं, और इनमें वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जैसे डीजल, पेट्रोल, एविएशन फ्यूल भी ज़्यादा होते हैं, और इनकी रिफाइनिंग भी ईजी होती है, जो रिफाइनरी मार्जिन्स को बढ़ा देती है। इंटरनेशनल मार्केट हर क्रूड की प्राइसिंग अलग अलग बुनियादों पर नहीं करती, बल्कि ग्लोबल ऑयल मार्केट कुछ खास और रिप्रेजेंटेटिव क्रूड्स को बेंचमार्क के तौर पर यूज करती है। इन बेंचमार्क्स में ब्रेंट, WTI, मर्बन, यूराल्स और ओपेक बास्केट शामिल हैं। आइए इन सब बेंचमार्क्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट एक लाइट स्वीट क्रूड है जो यूनाइटेड स्टेट में प्रोड्यूस होता है और नॉर्थ अमेरिका का प्राइसिंग बेंचमार्क माना जाता है। WTI ज़्यादातर लैंडलॉक्ड एरियाज में प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक्स और अमेरिका की बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन के सबब अक्सर ये ब्रेंट से सस्ता रहता है। अमेरिका की टोटल ऑयल प्रोडक्शन 20.1 मिलियन बैरल्स पर डे है, और इस प्रोडक्शन का एक मेजर और इन्फ्लुएंशियल हिस्सा WTI पर मुश्तमिल होता है। ब्रेंट क्रूड भी एक लाइट स्वीट क्रूड है जो नॉर्थ सी के ऑयल फील्ड्स यानी यूके और नॉर्वे के दरमियान से निकलता है। ब्रेंट को यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए सबसे अहम ग्लोबल बेंचमार्क माना जाता है, और दुनिया के तकरीबन 70% ऑयल ट्रेड्स इसी के रेफरेंस से होते हैं। ब्रेंट एक सीबर्न क्रूड है जो इजीली शिप हो जाता है, और इसीलिए इसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है, और ये ग्लोबल सप्लाई और डिमांड को ज़्यादा एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है।
आमतौर पर जब कहा जाता है कि ऑयल $80 पर बैरल है, इससे मुराद ब्रेंट क्रूड होता है। ब्रेंट की प्रोडक्शन तकरीबन 1.3 से 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे है। मर्बन क्रूड एक लाइट लेकिन स्लाइटली सोर क्रूड है जो यूएई में प्रोड्यूस होता है। मर्बन मिडिल ईस्ट का प्राइमरी बेंचमार्क है और एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियन कंट्रीज क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती हैं, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना अपनी ज़्यादातर ऑयल रिक्वायरमेंट्स इसी रीजन से पूरी करते हैं और इसीलिए एशिया के क्रूड प्राइसिंग सिस्टम में इसका रोल वक्त के साथ मजीद मजबूत होता जा रहा है। मर्बन की प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल्स पर डे है। यूराल्स एक मीडियम सोर क्रूड है जो वोल्गा यूराल्स और वेस्टर्न साइबेरिया के ऑयल फील्ड्स का मिक्सचर है। ये रशिया का प्राइमरी एक्सपोर्ट ऑयल है और ब्रेंट और WTI के मुकाबले में हैवी सोर माना जाता है। रशिया की टोटल ऑयल प्रोडक्शन 10.5 मिलियन बैरल्स पर डे है, जिसमें यूराल क्रूड का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा एक्सपोर्ट के लिए एलोकेट होता है। ओपेक बास्केट असल में कोई एक सिंगल क्रूड ऑयल नहीं होता, बल्कि ये ओपेक मेंबर कंट्रीज के मुख्तलिफ क्रूड ग्रेड्स का वेटेड एवरेज प्राइस होता है। इसमें सऊदी अरेबिया का अरब लाइट, यूएई का मर्बन, इराक का बसरा मीडियम, ईरान का ईरान हेवी, इसके अलावा कुवैत, वेनेजुएला, अल्जीरिया वगैरह के क्रूड शामिल होते हैं। अगर पूरी ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को मिलाकर देखा जाए तो ओपेक की टोटल प्रोडक्शन 28 से 30 मिलियन बैरल्स पर डे रहती है। क्योंकि ओपेक दुनिया की ऑयल सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है, इसलिए इसकी प्रोडक्शन और सप्लाई के मुताल्लिक फैसले ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अब हम WTI, ब्रेंट, मर्बन और यूराल्स के एसेस का साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं ताकि ये समझ सकें कि कौन सा क्रूड रिफाइनरीज के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, यानी किस क्रूड से पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल की यील्ड ज़्यादा निकलती है और फर्नेस ऑयल कम बनता है। अगर हम WTI, ब्रेंट और मर्बन के एसेस देखें तो इन तीनों क्रूड में पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल जैसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स की कंबाइंड यील्ड तकरीबन 75% तक पहुंच जाती है। इसके मुकाबले में यूराल्स क्रूड में यह प्रॉफिटेबल यील्ड सिर्फ 55% रहती है, जो तकरीबन 20% कम है। यूराल्स क्रूड में फर्नेस ऑयल का हिस्सा 40 to 45% तक होता है और प्राइसेस मार्केट में थोड़ी कम होने के बावजूद रिफाइनरीज इसे नहीं लेती क्योंकि हाई फर्नेस ऑयल और ज़्यादा सल्फर को एफिशिएंटली प्रोसेस करने के लिए कॉम्प्लेक्स और फुली इंटीग्रेटेड रिफाइनरी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, जो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है। WTI, ब्रेंट और मर्बन लाइट और स्वीट क्रूड्स हैं, जिसमें फर्नेस ऑयल कम और पेट्रोल और डीजल आउटपुट ज़्यादा होता है, जिससे रिफाइनरीज के लिए रिफाइनरिंग प्रोसेस ईजी और प्रॉफिटेबल हो जाता है। इसीलिए रिफाइनरी डिसीजन सिर्फ क्रूड ऑयल की प्राइस देखकर नहीं लिए जाते, बल्कि क्रूड की टाइप, सल्फर कंटेंट, फर्नेस ऑयल परसेंटेज, प्रोडक्ट यील्ड और मार्केट डिमांड को भी इक्वली कंसिडर किया जाता है। यही वजह है कि एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान मर्बन और लाइट स्वीट क्रूड्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल है जो सीधा गाड़ी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है और पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, LPG और दूसरे बाय प्रोडक्ट्स हासिल किए जाते हैं। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में क्रूड ऑयल का बहुत अहम रोल है। मुल्क अपनी ज़्यादातर ज़रूरत इंपोर्ट के ज़रिए पूरी करता है। पाकिस्तान में टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट 400,000 बैरल पर डे है, जबकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिर्फ 100,000 बैरल पर डे है, जो कुल ज़रूरत का तकरीबन 20% बनता है। बाकी 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। अगर इसका मुकाबला इंडिया और चाइना से किया जाए तो पाकिस्तान का इंपोर्ट वॉल्यूम बहुत कम नज़र आता है, क्योंकि चाइना की इंपोर्ट 10 मिलियन बैरल्स पर डे है और इंडिया की 5 मिलियन बैरल्स पर डे। पाकिस्तान में क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए मुख्तलिफ रिफाइनरीज का नेटवर्क मौजूद है। इनमें पार्को टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसकी कैपेसिटी 120,000 बैरल्स पर डे है, जबकि PRL, ARL, NRL और साइनर्जी जैसी रिफाइनरीज भी शामिल हैं। इन सब की टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी 450,000 बैरल्स पर डे है। मसला यह है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर रिफाइनरीज ओल्ड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, जिसकी वजह से फ्यूल डिमांड पूरी नहीं होती।
और रिफाइंड प्रोडक्ट्स का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करना पड़ता है। आइए अब हम मेजर रिफाइंड प्रोडक्ट्स यानी कि पेट्रोल और डीजल को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पेट्रोल, जिसे प्रीमियम मोटर गैसोलीन या पीएमजी कहा जाता है, पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट और एनर्जी सिस्टम का बहुत अहम हिस्सा है और मोस्टली कार्स और बाइक्स में इस्तेमाल होता है। 2025 के ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक पेट्रोल की टोटल कंजम्पशन 7.6 मिलियन टन पर ईयर थी, जिसमें से 70% इंपोर्ट और 30% डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी। हैवी इंपोर्ट्स की बड़ी वजह रिफाइनरी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स और आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसीलिए नई और अपग्रेडेड रिफाइनरीज लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सके। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। पेट्रोल की फाइनल रिटेल प्राइस को ब्रेक डाउन करें तो मेन प्राइस एक्स रिफाइनरी प्राइस होती है, यानी वो कीमत जिस पर पेट्रोल रिफाइनरी से निकलकर मार्केट को सप्लाई किया जाता है, जिसमें क्रूड ऑयल की कॉस्ट, रिफाइनरी कॉस्ट और रिफाइनरी मार्जिन शामिल होते हैं। इसके बाद है पेट्रोलियम लेवी और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, जो गवर्नमेंट का डायरेक्ट रेवेन्यू होता है। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। क्योंकि पाकिस्तान 70% पेट्रोल इंपोर्ट करता है, इसलिए कस्टम ड्यूटी भी ऐड होती है। फिर आता है इनलैंड फ्रीट इक्वलाइजेशन मार्जिन, जो असल में रिफाइनरी या फ्यूल डिपो से पेट्रोल को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों तक पहुंचाने की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कवर करता है। यह मार्जिन डिस्टेंस के मुताबिक कैलकुलेट होता है। जितना शहर या इलाका डिपो से दूर होगा, उतना ही पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती चली जाती है। इसीलिए अगर इस्लामाबाद में पेट्रोल 253 रुपये पर लीटर हो, तो गिलगित जैसे दूर दराज और डिपो से ज़्यादा फासले पर मौजूद इलाकों में यही पेट्रोल 258 से 260 रुपीज़ पर लीटर होता है। पेट्रोल को लोगों तक पहुंचाने और पंप्स चलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन और डीलर मार्जिन भी प्राइस में शामिल होता है, जबकि सेल्स टैक्स पाकिस्तान में फ़िलहाल ज़ीरो है क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर पेट्रोल की कीमत को नंबर्स में ब्रेक करके देखा जाए तो ब्रेकडाउन कुछ इस तरह बनता है। एक्स रिफाइनरी प्राइस 148 टू 165 रुपीज़ तक वेरिएट करती है। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपीज़, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2.5 रुपीज़, कस्टम ड्यूटी 14 टू 15 रुपीज़, इनलैंड फ्रीट इक्वलाइजेशन मार्जिन 8 टू 9 रुपीज़, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मार्जिन 7 टू 8 रुपीज़, डीलर मार्जिन 8.64 रुपीज़, सेल्स टैक्स 0% और फाइनल पंप प्राइस 253 रुपीज़ पर लीटर है। यानी 55% बेस प्राइस है जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से लिंक करती है एंड 45% टैक्सेस हैं जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है HSD। पेट्रोल के मुकाबले में हाई स्पीड डीजल की प्राइस इकोनॉमी को ज़्यादा इफेक्ट करती है क्योंकि डीजल का यूज़ मेनली ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डीजल ट्रक्स, बसेस और ट्रेन्स में यूज़ होता है। इसी तरह एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर्स, इरिगेशन पंप्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, फर्टिलाइजर स्प्रेयर्स और डीजल जनरेटर्स भी डीजल कंज्यूम करते हैं। इसीलिए जब भी डीजल की प्राइस बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर कॉस्ट बढ़ जाती है, जो डायरेक्टली इन्फ्लेशन को इंक्रीज करती है और आम लोगों के लिए चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इस वजह से गवर्नमेंट डीजल पर इंटेंशनली टैक्स कम रखती है ताकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर और ओवरऑल इकोनॉमी पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। क्योंकि पेट्रोल का 70% इंपोर्ट होता है, इसीलिए पेट्रोल पर इंटेंशनली ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि डिमांड और इंपोर्ट बिल को कंट्रोल किया जा सके। आखिर में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पेट्रोल की बेस प्राइस इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट, इंपोर्ट कॉस्ट और एक्सचेंज रेट से डायरेक्टली लिंक होती है और नॉर्मली लास्ट 15 डेज के इंपोर्ट डेटा से कैलकुलेट की जाती है। पाकिस्तान क्रूड ऑयल का 80%, पेट्रोल का 70% और हाई स्पीड डीजल का 40% इंपोर्ट करता है। इसलिए लोकल फ्यूल प्राइसेस डायरेक्टली ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से इफेक्ट होती हैं। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज हों तो इसका इमीडिएट इफेक्ट लोकल फ्यूल प्राइसेस पर पड़ता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के लेवीज, कस्टम ड्यूटीज, फ्रीट चार्जेस और OMCs या डीलर मार्जिन भी फाइनल पंप प्राइस का पार्ट हैं। इन शॉर्ट, इंटरनेशनल मार्केट कंट्रोल्स बेस प्राइस एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्स फाइनल पंप प्राइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।